सर आई हैव ज्वाइन। ठीक है, यस आपका पता है मुझे। परमजीत सिंह कैसे हैं? बच्चे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में कि रिमाइंडर थ्योरम का आप सभी को पता है। ठीक है, 10th क्लास का ही कंसेप्ट है कि अगर आपके पास में कोई भी एक पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है और आप उसे किसी लीनियर टाइप के पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर की वैल्यू को आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। कैसे? जो लीनियर टाइप का पोलिनोमियल है उसे जीरो से इक्वेट करके वहां पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे एक्स की फॉर्म में तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको जीरो से इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए। इसको आप उस पोलिनोमियल में पुट कर दो। ठीक है, उस पोलिनोमियल में पुट कर दो तो आपके पास में जो डिविडेंड है उसमें पुट कर दो, तो आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और डिवाइजर जो है वो है 2x+3, तो आपने क्या किया, इसे जीरो से इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ये -3/2 पुट कर दो उसमें तो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब हो जाएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये कुछ आइडेंटिटीज थी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी सबको याद होगी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी तो सबको याद होगी, बट मैंने एक बार लिखवा दी थी तो आप भी इन्हें नोट करके रखोगी। ये सारी आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए सभी को, ये सारी आइडेंटिटी सबको याद रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास में कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। इंडेक्सेस का मतलब हो गया आपके पास में जो पावर लिखी है, इंडेक्स का मतलब हो गया पावर जो लिखी हुई है वो आपके पास में हो गया। ठीक है, तो ये जो m है, जैसे a की पावर m है तो इसका मतलब a को आपने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, a को आपने क्या किया हुआ है, m टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये इंडेक्स कहलाएगा, पावर कहलाएगा या फिर एक्सपोनेंट कहलाएगा, एक ही बात कहलाती है। a जो हो गया ये बेस हो गया। फिर आपने ये चीजें 9th क्लास में आप पढ़ के भी आए हो लॉ ऑफ इंडिसेज में कि अगर ए रेज टू की पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए रेज टू की पावर m इंटू में ए रेज टू की पावर n। यानी कि अगर बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर पावर ऊपर पॉजिटिव है नीचे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नीचे अगर नेगेटिव है तो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना है कि नीचे जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइड बाई जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। वो किसी भी नंबर की पावर जीरो करते हो तो क्या आ जाता है, वन आ जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ए रेज टू की पावर m माइनस एन लिखा है तो इसका मतलब ए रेज टू की पावर m डिवाइड बाई ए रेज टू की पावर n। अगर पावर की पावर होती है तो उस वाले केस में क्या हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1/q, 1/q का मतलब हो गया है कि ये qth रूट है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि x की पावर 1/2 तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x हो गया, जैसे अंडर रूट ऑफ x हो गया। क्लियर? अगर आपने ऐसे लिख दिया 1/4 तो इसका मतलब होगा फोर्थ रूट। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स अंडर रूट का साइन लगाया ये और यहां पर लिखा दिया फोर लिख दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे फोर लिख दिया। तो अगर कहीं पर लिखा है ए रेज टू की पावर पी बाई क्यू तो इसका मतलब हो गया ए रेज टू की पावर पी इंटू में 1/q लिखा हुआ है तो 1/q का मतलब हो गया कि ये क्यूएथ रूट हो गया, ए रेज टू की पावर पी का क्यूएथ रूट। ओके, अगर पावर सेम है और जो बेस है वो अलग अलग है तो पावर सब पर अलग अलग चली जाएगी। जैसे ए इंटू बी है, पूरे की पावर एन है तो ए रेज टू की पावर एन इंटू बी रेज टू की पावर एन। और इसी में अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा होता ए बाई बी पूरे की पावर एन ऐसे करके लिखा है तो ये भी क्या बन जाएगा, ए रेज टू की पावर एन डिवाइड बाई बी रेज टू की पावर एन ऐसे। फिर नेक्स्ट बताया आपको मैंने कि देखो जो नंबर होते हैं, नंबर को अभी के लिए तो आप ऐसे देखो कि मैं इंटरवल बताने की बात कर रहा था आपको। इंटरवल क्या हो गया आपके पास में कि आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होंगे, वो 1 से लेकर 10 तक तो इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो उन सब नंबर को अगर आपने लिखना हो तो हम क्या करते हैं, इंटरवल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इंटरवल का यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंटरवल यूज करने के लिए, इंटरवल क्या होता है, एक तरह का सेट होता है। ठीक है, इंटरवल क्या हो गया, एक तरह का सेट ही हो गया। तो नंबर की फॉर्म में है,
बट वो नंबर की फॉर्म में ऐसे लिखा है, जैसे आप एक क्लोज ब्रैकेट करके लिखा हुआ है, एक आपके पास में ओपन ब्रैकेट करके लिखा हुआ है, एक करली ब्रैकेट करके लिखा होता है। तो इनका मतलब क्या क्या होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो जैसे ये जो है, अगर करली ब्रैकेट करके लिखा होता है तो इसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब हो गया, कोई बच्चा पूछे सेट क्या होता है? सेट क्या होता है भाई? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिनको हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा उन सब का जो कलेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्लियर हो गया? उन सब का जो कलेक्शन कहलाता है वो सेट कहलाता है। सेट के अंदर कैसे लिखते हैं? सेट के अंदर हम ऐसी करली ब्रेसेज के अंदर लिखते हैं, ठीक है। बट कुछ स्पेशल है कि अगर आपके पास में कुछ कंटिन्यूअस नंबर है, ठीक है, जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो उन नंबर को लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इनका भी यूज कर लेते हैं, ये बिग ब्रैकेट का और स्मॉल ब्रैकेट का। अभी क्लियर हो जाएगा। तो सेट तो ऐसे हो गया, जैसे मान लो आपके पास में ये लिखा हुआ है A E I O U, ठीक है। ये आपके पास में हो गया वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो वो हो गया AEIOU। तो इस ब्रैकेट में कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है ये मायने नहीं रखता है, और कौन कितनी बार लिखा हुआ वो भी मायने नहीं रखता है इस करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वो क्या कहता है? उन सब का अपने कलेक्शन कर लिया तो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सेट में ऐसे लिखते हैं। बट कुछ इंटरवल लिखना हो तो वो सेट का ही पार्ट होता है, बट उनको लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं? ऐसे ये बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। इनका मतलब क्या क्या होता है वो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है 1 2 5, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक सेट है जिसके अंदर क्या है? 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 5, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 एंड 5, बस इसका मतलब इतना हुआ। ओके। अगर वन को, अगर ये जो वैल्यू है ना ये इसके भी इक्वल हो गया, अगर मान लो आपने लिख दिया 1 को 2 बार लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन कितनी बार लिखा गया, बस इसका मतलब क्या है? इसमें पूछा जाए आपसे कितने एलिमेंट है, तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? एक है 1, एक है आपके पास में 2, और एक है आपके पास में 5, बस ये है। 1 को पहले लिखा बाद में लिखा कुछ, वो सब चीजें आपस में इक्वल रहेगी। और ये जो है अगर मान लो किसी ने ऐसे करके लिख दिया 5 1 2, तो ये चीजें क्या है? सेम ही है, ये सेम है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आपके पास में देखो ये जो है ये डिस्क्रीट है, यानी कि अलग अलग है, बस इसमें डिस्क्रीट का मतलब हो गया इनके बीच में गैप आ रहा है। जैसे आपने कहा 1 2 5, तो इसका मतलब हुआ आपके पास में ये ब्रेक हो रहे हैं, जैसे 1 2 5 कंटिन्यूसली नहीं चल रहे हैं। तो एक नंबर 1 है, फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद क्या है? 5 है। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पर देखो आप, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है। तो एक नंबर तो क्या है? 1 है, दूसरा नंबर क्या है? 2 है, तीसरा नंबर क्या है? 5 है, बस इसका मतलब इतना हुआ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली नहीं चल रहे, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट को हम, कंटिन्यूअस सेट के लिए हम क्या कर लेते हैं? ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। इन्हीं को इंटरवल भी बोलते हैं, इन्हीं को हम इंटरवल भी बोलते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर 1 से लेकर 5 और आपने ऐसे क्लोज ब्रैकेट लिख दी, तो इसमें 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 जो है क्या होता है कि सबसे पहले जो नंबर लिखा जाता है यहाँ पर, इसमें ये मायने रखता है कि कौन पहले लिखा हुआ है। यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है पहले, यहाँ पर क्या लिखा जाता है? स्मॉलर नंबर लिखा जाता है, और यहां पर क्या लिखा जाता है? लार्जर नंबर लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया? 1 से लेकर 5 तक के नंबर जा रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक के कितने नंबर है? देखो 1 से लेकर के 5 तक के नंबर जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपने ये क्लोज ब्रैकेट लगाई हुई है, बड़े वाली ब्रैकेट लगाई हुई है, तो इसका मतलब होगा 1 को भी इंक्लूड करना है एंड 5 को भी इंक्लूड करना है। 1 को भी इंक्लूड करना है एंड 5 को भी इंक्लूड करना है, इन दोनों को इंक्लूड करना है। यानी कि 1 से लेकर, जैसे कि 1.00001 वो भी इसमें आ गया, 1.00002 वो भी इसमें आ गया, ठीक है। ऐसे लिखना तो, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसे लिखते भाई? 1, फिर 1 के बाद में 1.0000, ऐसे बहुत सारे यानी कि नंबर लिख ही नहीं पाते, इनफाइनाइट नंबर होते हैं ऐसे। तो इनके लिए हमने क्या कर लिया? ये बड़े वाले जो ब्रैकेट है इनका यूज कर लिया। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरवल बोल रहे हैं। ओके। अब आपने कहा अगर स्मॉल वाली ब्रैकेट है, स्मॉल वाली ब्रैकेट का मतलब होगा आपके पास में 1 से लेकर 5 तक के नंबर, बट 1 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे यहाँ पर। अगर आपसे पूछा है इसमें 1 है, नहीं 1 नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है। 5 है, 5 नहीं है, 5 से छोटा नंबर है। तो 1 के ऊपर आपने ओपन सर्कल लगा दिया और 5 के ऊपर भी ओपन सर्कल लगा दिया। ओपन सर्कल लगाने का मतलब हुआ कि 1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ आपने, 1 नहीं है इसमें, 5 भी नहीं है। अगर किसी में ऐसा हो कि एक तरफ ओपन हो एक तरफ क्लोज हो, तो उसको बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, ठीक है, या फिर हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो जिस तरफ ये बड़े वाला होगा, यानी कि जिस तरफ बड़ी वाली ब्रैकेट होगी, वहां उस वाले नंबर को तो आपने इंक्लूड करना है, और जहां पर ओपन होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर देखो 2 से लेकर 5 तक के नंबर तो आ गए, बट 2 को इंक्लूड कर लिया आपने, 5 को इंक्लूड नहीं किया है, 5 को इंक्लूड नहीं किया।
ऐसे यहाँ पर टू ओपन से लेकर 5 क्लोज तक जा रहा है, तो टू को ओपन कर दिया यहाँ पर, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, 5 जो है वो क्लोज वो इंक्लूड है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोल रहे हैं। इंटरवल क्या कहलाते हैं, इंटरवल होते हैं भाई सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब रियल नंबर, आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के जो कुछ कुछ पार्ट होते हैं, रियल नंबर में तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो गया, तो उसका कोई पार्ट जो है वो क्या है, सबसेट। सबसेट का मतलब उसका कोई पार्ट है ना, वो क्या कहलाएगा आपके पास में, इंटरवल कहलाता है। जैसे ओपन इंटरवल, अगर आपके पास में दोनों की दोनों ब्रैकेट स्मॉल वाली ली है तो इसका मतलब होगा ओपन इंटरवल। अगर दोनों की दोनों ब्रैकेट आपने क्लोज वाली ले ली तो इसका मतलब होगा बच्चे क्लोज इंटरवल। ओके। अब कोई बच्चा कहे कि सर फिर ये आप कहते थे ये तो सेट होते हैं, हाँ भाई ये सेट की तरह लिख सकते हो आप इन्हें, क्योंकि सेट की तरह लिखने के लिए आपको दूसरी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, एक फॉर्म तो होती है सेट में रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब तो उन नंबर को सीधा लिख दिया आपने। ठीक है, वो जो सेट के अंदर नंबर लिखे गए ना, जैसे आपने लिख दिया सीधा सीधा जो जो नंबर थे ना वो उनके अंदर लिख दिया, जैसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1 2 5 ऐसे करके लिख दिया, ये कहलाती है रोस्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर इस इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें प्रॉपर्टी बना के लिखना होता है। कैसे लिखेंगे कि इसमें एक्स टाइप के नंबर है, इसमें क्या है ऐसे एक्स टाइप के नंबर है। एक्स क्या है, एक्स के बारे में बताना पड़ेगा कि एक्स जो है ना वो क्या है, ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है। ऐसे एक्स की जो वैल्यू ग्रेटर देन ए है, लेस देन बी है। तो देखो ये लिख दिया आपने कि ए से बी जा रहे हो आप। ए से बी जाने का मतलब हुआ कि आपने लिखा कि इसमें एक्स टाइप के नंबर है, और एक्स का मतलब हो गया कि ये देखो सेट की फॉर्म में लिख दिया, ये इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। पहले वाला जो है इंटरवल की फॉर्म में, ये सेट की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे सेट की फॉर्म में भी लिख दिया। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ए लेस देन बी। अब यहां पर अगर क्लोज ब्रैकेट को लिखना होता तो क्या होगा, इसमें एक्स टाइप के नंबर है, फिर सेमी कोलन लगाते हैं यहां पर, फिर उसके बाद आपने कहा कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए लेस देन बी, और यहां पर आपने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया, इक्वल टू का साइन भी लगा दिया कि ए भी इंक्लूड हो सकता है बी भी इंक्लूड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट होते हैं अब बच्चों आपके पास में इनफाइनाइट इंटरवल। तो इनफाइनाइट इंटरवल में क्या होता है, जो इंटरवल इनफाइनाइट तक चल रहा हो, जैसे जिसमें कहीं पर भी प्लस इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, उस टाइप के जो इंटरवल होंगे उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट इंटरवल। जैसे ए से इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज ए से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो होता है ना बच्चे, उसके ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में पता ही नहीं। इन्फिनिटी तो सिर्फ एक नोशन होती है, कोई नंबर नहीं होता इन्फिनिटी। ठीक है, सिर्फ एक नोशन होती है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि इन्फिनिटी बोलने का मतलब बहुत बड़ा नंबर। तो बहुत बड़ा नंबर कौन सा बड़ा नंबर, कोई कहते सर पूरे दिन लिखता रहे उसमें 9999 करके पूरे दिन लिखता रहा हो, और फिर कहा सर ये होगा सबसे बड़ा नंबर, मैं उसके बाद जाके एक 9 और लगा दूंगा उसमें। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके पास में, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी क्या होगा आपके पास में, इन्फिनिटी के ऊपर आपने हमेशा ओपन ओपन ब्रैकेट यूज करनी है, ओपन ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट बताया आपको x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू 5 का मतलब होगा आपके पास x में क्या है, x जो है, x में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 लिखा होने का मतलब हुआ कि एम्प्टी सेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उस वाले सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो अगर आपके पास में अगर ऐसे कोई वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू कोई निकल कर ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5 हो गया। 5 को ऐसे लिखते हैं, क्या तो आपने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, या फिर हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रैकेट लगाई इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा आपने, सीधा छोड़ दिया, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, ये बोलते हैं। तो बच्चों यहां तक की बातें आई होप सो रिवाइज हो गई होगी, सभी को क्लियर होगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी हो अभी तक तो पूछे। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए तो उन्हें किसी कोई पॉइंट में प्रॉब्लम लगी है, कुछ पूछना है तो पूछे। यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। 4 भी क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। ओके। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। तो ये हम पहले जो पढ़ के आए ना वही चीजें कर रहे हैं ना अभी अभी, बस एक बार रिवाइज करा रहे हैं। तो देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो रेशो इक्वल होते हैं, तो आपने ऐसे लिखा, व्हेन टू रेशो आर इक्वल। अगर दो रेशो इक्वल है तो जो 4 क्वांटिटीज बनेगी वो क्या बन जाएगी आपके पास में, प्रोपोर्शन में बन जाएगी। देन देन 4 क्वांटिटीज
then 4 quantities are in proportion. या 4 quantity are said to be in proportional, ऐसे। ऐसे बोलेंगे। जैसे आपने कहा, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कहीं पर कि a बाई बी की वैल्यू और c बाई डी के इक्वल गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे, देन इट इज रिटन एज तो इसमें देखो, एक तो पहले तो आपने बोल दिया ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, ऐसे लिखा जाता है ए रेसो बी, और ये प्रोपोर्शन में है तो ये आपके पास में डबल कोलन लगते हैं यहाँ पर, और ये लगेगा आपके पास में सी रेसो डी के इक्वल होगा। और यहाँ पर देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ऐसे हो जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एडी की एडी और बीसी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप क्या करते हो कि जो नजदीक नजदीक है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, जो दूर दूर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ये आपस में इक्वल आएगा। एडी की वैल्यू बीसी के इक्वल आएगी, एडी की जो वैल्यू आएगी वो बीसी के इक्वल आएगी, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें। जो एडी की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, बीसी के इक्वल आएगी। यहां तक की बातें आई होप सो क्लियर हो गई होगी आपको। ये जो बी और सी है, ये ऐसे बोलते हैं इन्हें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि जो अंदर अंदर है उनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब जो कोने कोने पर आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और उसके बाद आप ये सब चीजें ऐसे भी पढ़ के आए हुए हो कि अगर मान लो ये ए बाई बी की वैल्यू सी बाई डी के इक्वल है, तो इनका अगर आप उल्टा कर दोगे तब भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। यानी कि आपके पास बी डिवाइड बाई ए की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, डी डिवाइड बाई सी के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको आप कहते थे इन्वर्ट, इन्वर्ट हो ना, ऐसे करके। और अब वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, वहां पर ऐसे बोलते थे आप 8th क्लास में। और अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा होता था, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आप क्या कर सकते हो, बी को यहां पर ले जा सकते हो, सी को यहां पर लेके आ सकते हो। तो इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सब चीजें आपने की हुई है। ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, इसको बोलते थे अल्टरनेंडो। ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपने बोला था कि CND रूल, ये भी आपने याद किया हुआ है। CND रूल हम कई कई जगह अप्लाई भी करते हैं, तो एक बार वो भी बता देता हूं मैं कि अगर आप ऐसे करते हो कि ये लिखा है ए बाई बी, ये लिखा है सी बाई डी, आपने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, ए बाई बी प्लस 1 कर दिया। तो अगर कुछ ऐड करोगे किसी रेशो में, दोनों तरफ सेम नंबर अगर आप ऐड करोगे तो रेशो चेंज नहीं होता है, सेम ही रहेगा। आपने अगर ऐसे ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया तो एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी, यहां पर क्या बन जाएगा, सी प्लस डी डिवाइड बाई डी। तो आपने क्या किया कि ऊपर न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर दिया। यानी न्यूमरेटर में क्या कर दिया आपने, ए था तो ए प्लस बी कर दिया, यहां पर सी था तो सी प्लस डी कर दिया, ऐसे। तो इसको बोलते थे आप कंपेनेंडो। और अगर आपने ऐसे ही अगर ऐसे किया, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, CND रूल जो कहते थे आप, वो ये है कि अगर आपने कहा ए बाई बी, यहां पर आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते थे डिविडेंडो रूल। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास में, ऐसे बन जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई डी। तो ये होता था डिविडेंडो रूल। और फिर अगर इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर ले, ये जो हमने किया है कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो, ये दोनों चीज हम कर दें तो बोल जाता था कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, यानी कि CND रूल। ऐसे बोलते थे आप कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी,
तो इसका मतलब होता था आपके पास में, आपने क्या कर दिया, ऊपर आप ऐड कर दो, ठीक है, ये माइनस इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई ये सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। इसको बोलते थे हम कि दोनों ऑपरेशन हमने यहां पर कर दिए हैं, एक साथ ही कर दिए हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी रूल एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये ऐसे आता था। तो अब ये बात क्लियर होगी होगी आपको। तो आप जैसा सर ऑपरेशन, अगर अगर आपके हम पास में दो रेशो इक्वल की बने, तो अगर आपने जो भी आपने रूल लगाया, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, ए प्लस बी किया है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे जो ऑपरेशन पहले वाले पे किया है, सेम ऑपरेशन आपने सेकंड वाले पे कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर आपने ए प्लस बी कर दिया, तो दूसरे वाले में भी क्या कर दो, सेम, नीचे वाले ऊपर वाले को ऐड किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, सेम कर दो। रेशो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके। सर ये डिनोमिनेटर में चेंजेस कैसे आए हैं? डिनोमिनेटर में चेंजेस कैसे आए, भाई आपने क्या किया कि इनको ऐसे, ये कंपेनेंडो भी लगा दिया आपने और डिविडेंडो भी लगा दिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा ओके सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में, तो ये वाला जो रूल है ये याद भी रखना होता है कि भाई आप, मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसे लिखा है कुछ भी सी बाई डी, तो अगर आपने यहाँ पर जो भी कुछ किया, मान लो यहाँ पर आपने किया ए प्लस बी डिवाइड बाई बी किया ऐसे, या फिर उल्टा कर दिया, यहाँ पर ए को सेम रखा, नीचे कर दिया ए प्लस बी, तो इसको भी आप क्या करो, सेम रखो, ऐसे ही सी को ऐसे रखो और यहाँ पे क्या कर दो, सी प्लस डी, ये भी आपस में इक्वल होगा। मान लो किसी ने ऐसे कर दिया, ऊपर ए माइनस बी कर दिया डिवाइड बाई बी कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या करो, सी माइनस डी डिवाइड बाई डी कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी इक्वल आएगी। हाँ, ये रेशो ये आपस में सारे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट इक्वल होगा आपस में, ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा, ये वाला पार्ट, यानी रेशो जो निकल निकल कर आएगा वो इक्वल होगा, वो ओरिजिनल रेशो की इक्वल नहीं रहेगा, जो ओरिजिनल रेशो था स्टार्टिंग में। ये चीज का भी ध्यान रखना है। अगर कहीं पर, मैं अभी के लिए बता रहा हूं कि अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है ए बाई बी और यहां पर लिखा है बी बाई सी, तो अभी तो चार रेशो को आप इक्वल कह रहे थे, यानी कि अगर आपके पास चार क्वांटिटी बनती थी उनको आप प्रोपोर्शनल में बोल रहे थे। यहां पर देखो क्या बन जाएगा आपके पास में, इसमें बोल सकते हो आप ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, यहां पर क्या बोलोगे, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, 3 नंबर प्रोपोर्शन में। 3 नंबर प्रोपोर्शन में होने का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो क्या बना, बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए सी के इक्वल आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के इक्वल। इसको अगर आपने और लिखना होता था ऐसे लिखते, ए रेसो बी, और ये प्रोपोर्शन में है किसके, बी रेसो सी, तो जो मिडल वाला नंबर है वो 2 बार लिखा जाएगा एबीसी प्रोपोर्शन में। इसका मतलब हो गया कि एबीसी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शन में, और बी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इनका मीन कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। हियर बी इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, यानी कि बी के मिडिल में आ रहा है, तो बी को 2 बार लिखना पड़ेगा, आपने बी को आपने 2 बार लिखना पड़ेगा। तो यहां तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर होगी होगी। सर ये बी मिडल में है कैसे कह रहे हो आप? हाँ, बी जो आएगा मिडिल में आएगा, बी, इसको ऐसे बोलते हैं, बी इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ए सी के इक्वल आएगी, ऐसे, इसका मतलब ऐसे है, 3 नंबर है, बी जो है वो मिडिल में है, मिडिल में होने का मतलब ऐसे बी, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा बी से स्टार्ट करके फिर सी। क्लियर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट लिखा आपने, नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक मैंने कोई भी चीज नहीं बताई है, ये जो है ये 8th क्लास का कंसेप्ट था, ये जो बताया अभी मैंने। नेक्स्ट लिखा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें मैं ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा, ये सभी को पता है। ऐसे लिखते हैं, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हैं कहां से, 1 से, ठीक है,
काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज करते हैं ऐसे इनको, ये क्या होते हैं नंबर जो नेचुरल नंबर हो ये भी क्या हो गए सेट होते हैं। तो इसको देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं 1 2 3 ऐसे करके, है ना, कहाँ तक जा रहे हैं ऐसे लिखते चले जाएंगे, एक एक का गैप देते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ये क्या कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जैसे n से। ओके, सेकंड जो है इसी में अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है बच्चे, पहले ये सिंपल काउंटिंग नंबर थे, यहाँ के आप काउंटिंग कर लिए, काउंटिंग के लिए आप क्या करते इनका यूज करते थे। अब उसके बाद आया नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर्स में क्या हो गया आपके पास में, ऐसे हो गया कि आपने जीरो को और इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। ठीक है, आपने क्या कर दिया, जीरो जो है वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इंक्लूडिंग जीरो। तो आपने जीरो के साथ इनको लिख दिया 0 1 2 3 4। ये जो आपके पास नंबर बने ये क्या बन गए, होल नंबर बन गए। अब देखो यहां पर, अब इतना तो सबको पता ही है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी सीखते चलो। ये जो है नेचुरल नंबर जो है ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया किसका, होल नंबर का। नेचुरल नंबर इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर पार्ट हो गया किसका, होल नंबर का। तो इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, इज सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। इसका मतलब हुआ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। ऐसे कहते हैं, यानी कि इसमें देखो जिसकी तरफ ऐसे लिखा है मैंने, ये लिखा है, यानी कि इसमें कौन बड़ा है, ये होल नंबर वाला पार्ट है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है। क्लियर हो गया, ये इसका पार्ट है। नेचुरल नंबर की हर एक एलिमेंट, नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट डब्ल्यू में है, डब्ल्यू में मतलब होल नंबर में है। बट होल नंबर का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। अगर मान लो सारे के सारे एलिमेंट भी हो जाते तो उस वाले केस में आपको ये नीचे एक लाइन और लगानी पड़ती है ऐसे। ओके, अब जो जीरो होता है ना बच्चे, जीरो के बारे में ध्यान रखना है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो जो होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ये भी ध्यान रख लिया आपने, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल होता है जीरो। थर्ड पॉइंट, इंटीजर, इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स जो हो गए वो आपके पास में क्या हो गए, जैसे मैं इंटीजर्स को लिखूं तो ऐसे हो गया आई। ठीक है, ये जो थे होल नंबर, इनके सामने बस आपने प्लस माइनस का साइन लगा दिया, प्लस माइनस का साइन लगा दिया, तो आपके पास ऐसे हो गए, ऐसे चलते जा रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे आपके पास चलते जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि, यहां से बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर वो किसका सबसेट था, होल नंबर का सबसेट था। होल नंबर किसका सबसेट हो गया, इंटीजर का सबसेट हो गया। क्लियर, इतनी बातें, यहां तक की बातें तो सभी को क्लियर हो रही होगी। अब आपने लिखा ऐसे कि टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर। टाइप्स ऑफ इंटीजर में आपने सबसे पहले लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या समझे, इनके मतलब समझ में आना चाहिए आपको। नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, न्यूट्रल भी तो हो सकता है, न्यूट्रल भी तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो इसका मतलब होगा आपके पास में, आप इसे लिखोगे इसमें किस टाइप के नंबर आएंगे, ऐसे आएंगे, जीरो से स्टार्ट होगा ये नंबर, जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो 0 1 2 3 इस टाइप के जो हो गए, ये क्या आ गया आपके पास में, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। ऐसे ही अगर मैं, ओके ये ऐसे लिख लेते ए बी,
अगर मैं कहता हूं आपसे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि जो नेगेटिव इंटीजर जो होने चाहिए वो नेगेटिव टाइप के होने चाहिए। ऐसे लिखते जाओगे -4, -3, -2 और -1 तक जाएंगे। ये जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, नेगेटिव है ये, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं होने का मतलब वो आपके पास में बच्चे कि नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया? देखो नेगेटिव इंटीजर, इसको मैं नेगेटिव नहीं बोल पा रहा हूं। पॉजिटिव नहीं होने का मतलब न्यूट्रल नंबर आ सकता है, दोनों में फर्क है। ऐसे ऐसे चल रहा है -4, -3, -2, -1 और ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो आ सकता है इसमें। नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। अगर मैं केवल ऐसे लिख देता पॉजिटिव इंटीजर, तब उस वाले केस में क्या आता? उस वाले में आता जीरो नहीं आता, उसमें उसमें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आपने ऐसे लिख दिया कि 1, 2, 3 ऐसे करके। तो यहां पर क्या होता है कि ये वाली टर्म यूज होती है यहां पर, ठीक है। हम कई बार ऐसे लिखते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये छोटी छोटी सी गड़बड़ होती है। ये वाली जो छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये वाली जो है ना, जैसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इनमें क्या फर्क है? नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में, ये एक बार के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, फिर बार बार यूज नहीं, बार बार नहीं बताऊंगा उस टाइम पर, तो आपके पास में क्लियर हो जाना चाहिए। खैर सर ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक, हाँ बच्चे मैंने पहले ही बोला बिल्कुल बेसिक क्लास है। तो नेक्स्ट आपके पास में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का मतलब है जिन नंबर को मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। जिन नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। ऐसे लिखा मैंने, p/q फॉर्म में, वेयर p एंड q क्या होने चाहिए? p एंड q क्या होने चाहिए? वो इंटीजर होने चाहिए। और आपके पास में जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? रैशनल नंबर बोल रहे हैं। और ये क्या होते हैं? ये जो अगर आप इसे डेसिमल की फॉर्म में देखते हो, तो एक होते हैं रिक्योरिंग टाइप के नंबर, ठीक है, यानी कि एक तो आपके पास में क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट कर जाते हैं। और एक आपके पास होते हैं कि रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या तो ये टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे? टर्मिनेटिंग टाइप, या फिर ये क्या होंगे कि रिपीट करेंगे, रिपीटिंग, रिपीटिंग टाइप नंबर होंगे। ओके, इसमें ऐसे ध्यान दिया आपने, जैसे मान लो 1.3 बार ऐसे लिख दिया मैंने, तो 1.3 बार का मतलब हो गया कि ये ऐसे, ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये रिपीट करने लग गया। जो 3 है ना, जितने ब्लॉक के ऊपर ये बार लगा होगा वो ब्लॉक आपके पास में रिपीट करता चला जाएगा, 1.3333 ऐसे, ठीक है। और इनको सोल्व करने का तरीका वो आप जानते थे। कैसे जानते थे? कि आप मानते थे कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या है? 1.3333 ऐसे चल रही है। फिर उसके बाद में आप देखते थे कि पॉइंट के बाद में केवल वो डिजिट होना चाहिए जो रिपीट कर रहे हो, हाँ रिपीट करने वाले डिजिट है। तो आप अब आपने क्या किया? कितने डिजिट रिपीट कर रहा है? एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दो डिजिट करते तो 100 से मल्टीप्लाई, 10x की वैल्यू वो क्या आएगी? 13.33333 ऐसे चलती चली जाएगी। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से क्या आ गया? 9x की जो वैल्यू आई वो कितने आ गई? 12। तो आपके पास x की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आ गई? 12 डिवाइड बाई 9, यानी कि आपके पास में 4/3। देखो 4/3 आपने p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने क्या लिखा हुआ है? p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे? क्या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर रिक्योरिंग टाइप के नंबर होंगे, ठीक है। क्या तो टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर होंगे या फिर रिक्योरिंग टाइप के डेसिमल होंगे। रिपीटिंग को रिक्योरिंग भी बोल देते हैं।
रिक्योरिंग टाइप। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास में इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब जो क्या होगा, जो रैशनल नहीं है, ठीक है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो आप, उन्हें हम क्या बोल देंगे, इर्रेशनल टाइप के नंबर बोलेंगे, ठीक है। या फिर इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और रिपीट भी नहीं करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जो नंबर होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए √2 ले लिया आपने, √2 की जो वैल्यू है वो ऐसे चल रही है 1.414, ऐसे करके ये वैल्यू चलती चली जाती है, ऐसे ऐसे चलती चली जाती है। पाई जो हो गया वो भी इर्रेशनल नंबर होता है, ये भी ध्यान रखना आपने। पाई जो होता है वो भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास में, यहां तक आपके पास आ गया कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बोला मैंने रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर क्या होगा, रियल नंबर का मतलब होगा आपके पास में, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी होंगे एंड इर्रेशनल नंबर भी होंगे। रैशनल प्लस इर्रेशनल टाइप के जो नंबर होंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर बोल रहे हैं। तो आपने ऐसे बोल दिया कि रैशनल का मतलब क्यू टाइप का नंबर बोल दिया आपने, और इर्रेशनल नंबर, तो अब ऐसे सीक्वेंस बन चुका है कि नेचुरल नंबर वो सबसेट हो गया किसका, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट हो गया है, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट हो गया है, रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर किसका सबसेट हो गया है, रैशनल नंबर जो है वो सबसेट हो गया है किसका, रियल नंबर का। रियल नंबर को लिए मैंने लिख दिया आर। और रियल नंबर का सबसेट वो आपके पास में, रियल नंबर का जो सबसेट होगा वो आपके पास में क्या होगा, वो होगा आपके पास में इरेशनल नंबर जो होगा वो भी इसका सबसेट होगा, बट वो इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। यहां से आप ये बोल सकते थे रियल नंबर का सबसेट वो इरेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर वो भी इसका सबसेट होगा। और ये जो सभी, ये जितने भी होते हैं ये सभी क्या होते हैं, सारे के सारे ये सेट, ये किसकी सबसेट होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे उन्हें हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में, मान लो आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है x² + 1 = 0। तो भाई इसे कैसे सोल्व करें, तो ये तो सोल्व ही नहीं हो रहा, x² की वैल्यू -1 आ गई, तो इसका मतलब ये सोल्व नहीं हुआ ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, हमें अपने नंबर सिस्टम को और आगे तक लेके जाने की जरूरत पड़ी, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। यस भाई, वीडियो क्यों ऑफ की हुई है, यस प्रखर, आर्यन, परमजीत, आयुष, सारे के सारे यस वीडियो ऑफ सर। करके बैठे हुए हो, क्यों भाई। सर एक्चुअली मेरे घर लाइट नहीं है। कि तुम वीडियो वैसे ऑन कर लो, आप फोटो भी जा रही है, फोटो खींच रही है आपकी। आर्यन, यस। सर ऑन है मेरी। ओके, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हुई है। अब नेक्स्ट आपके पास में आ गया, नेक्स्ट आपने बोल दिया कि 7th प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर का मतलब विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम नंबर बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है। तो 2, 3, 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो सिंगल इवन प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट आपने कहा कंपोजिट नंबर, वो भी आप सभी को पता है। कंपोजिट नंबर का मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, विच आर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। उनको हम क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट टाइप के नंबर बोल रहे हैं। तो जैसे आपने कहा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे। फिर नेक्स्ट होता है को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास में को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा कि जो नंबर, अगर ये आपके पास में जैसे दो नंबर के बारे में बात करेंगे, इन ऐसे बात करेंगे, तो उनमें क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF वो क्या आना चाहिए, 1। तो उस टाइप के जो नंबर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 2,9, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने कहा ये हो गया, ठीक है। तो इनका आपके पास में HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही 16,25 ये आपके पास में क्या हो गया है, को प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट आपके पास में ट्विन प्राइम नंबर 10th। आपने बोला ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होगा उनके बीच में ऐसे प्राइम नंबर जिनका गैप कितना हो, 2 हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनका गैप कितना हो, 2 हो। प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इज इक्वल टू 2। प्राइम नंबर which having difference, वो कितना होना चाहिए, 2। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उस टाइप के जो नंबर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट, कंपोजिट भी नहीं होता है और प्राइम नंबर भी नहीं होता है। 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट टाइप का नंबर होता है। तो यहां तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। यहां तक की Yes, बातें sir. आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। ओके, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। सर जीरो प्राइम है या फिर कंपोजिट? जीरो ना तो प्राइम है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट टाइप का नंबर है। तो क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है जीरो। बोलो कि यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट लिखा आपने कुछ कुछ बच्चों को अभी तक 10th क्लास तक कुछ कुछ
कंफ्यूजन होती है या कुछ कुछ बच्चों की कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं, तो वो जो मिसकंसेप्ट वाले पॉइंट होते हैं उनको मैं एक बार डिटेल में यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ। तो अब से ये पॉइंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए, मैं अलग से लिखवा दे रहा हूं, तो फिर तो ये पॉइंट जो है ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए कभी भी, पूरी 11th-12th में आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपने लिखा सम मिसकंसेप्ट टाइप। ये हालांकि मैं तो 10th में बताता ही रहता था आपको, भाई आयुष आर्यन वीडियो ऑफ ना करे। क्या पहले पढ़ाएंगे बाद में, पहले ये काम कर लेते हैं। कौन है? आयुष है, आर्यन है एक। ओके, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखा भैया आपने कि आपने कहा अगर मान लो दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है नंबर लाइन के ऊपर, जिसमें मैं कहता हूँ 1.1 है 1.2 है, तो उनके बीच में कोई बच्चा कहता है कि सर उनके बीच में इतने नंबर होंगे, उनके बीच में 1.1 से लेकर 1.2 तक इतने नंबर होंगे, इतने नंबर होंगे, ऐसे कोई बच्चे बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उन दो नंबर जो होते हैं ना उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं नंबर लाइन पर। जैसे मैं कहता हूं ऐसे, बिटवीन एनी टू नंबर ऑन नंबर लाइन there are infinite rational number and infinite irrational number and infinite irrational number। जैसे यहां पर लिखा है 2.1, यहां पर लिखा है 2.2, तो इनके बीच में आपके पास इनफाइनाइट है। जैसे आपने कहा इसमें आप ऐसे लिख सकते हो 2.1 डिवाइड बाई यहां पर ये नंबर हो गया, फिर इसमें टू ऐड कर, टू डिवाइड बाई ये कर दो, 3 डिवाइड बाई कर दो, 4 डिवाइड बाई कर दो, 5 डिवाइड बाई कर दो, ऐसे आप ऐड करते चलिए लाइक दैट। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है आपने कहा कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे जस्ट ग्रेटर देन ए गिवन नंबर, गिवन नंबर है कोई भी गिवन नंबर, जैसे मैं कहता हूं अल्फा,
वो क्या होगा कि उससे जस्ट ग्रेटर देन वाला पॉइंट वो मुझे नहीं पता होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आपके पास ऐसे हो गया, मान लो मैं ये कहता हूं कि यहां पर लिख दिया मैंने 3 8, तो इसमें क्या हो गया कि ऐसे लिख दिया मैंने, तो मैंने कहा कि इसमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो कितना है, वो इसमें हो गया आपके पास 7, और जो लिस्ट एलिमेंट है या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या हो गया है, लिस्ट एलिमेंट, वो हो गया इसमें 5, क्योंकि इसमें तो 5 भी इंक्लूड था और 7 भी इंक्लूड था। बट अगर मान लो मैंने ऐसे करके लिख दिया 5 to 7, तो इसमें गलती करते हैं बच्चे कि मैं कहता हूं कि अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट जो होगा वो आप कहोगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई कह देना 7 से थोड़ा सा कम होगा, 7 से कम कितना कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, कितना थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने कहा ग्रेटेस्ट एलिमेंट को क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 7 तो है नहीं यहाँ पर, 7 से छोटा नंबर, 7 से छोटा नंबर कौन सा छोटा नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं पूछता लिस्ट एलिमेंट क्या है, तो कोई बच्चा बोल दे 5 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा भाई, किसी ने कहा 5 में सर 1 डिवाइड बाई 1 लाख कर दो, तो मैं कहूंगा 1 लाख से एक जीरो और लगा दो, 10 लाख कर दो, वो भी तो 5 से बड़ा नंबर हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, लिस्ट जो नंबर है वो क्या होगा, लिस्ट एलिमेंट वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ, इसमें आप ये जरूर बोल सकते थे कि अगर मान लो मैं कहता ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 6 है, आप ऐसे बोल सकते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना है, 6 है। 5 to 10 ऐसे लिख दिया मान लो। तो मैं अगर कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अब कितना हो गया है, वो हो गया आपके पास में 9, वो कितना हो गया 9। और लिस्ट इंटीजर कितना है, वो आपके पास हो गया लिस्ट इंटीजर, वो आपके पास हो गया कितना, 6। तो ये वाला पॉइंट जो है ये सबको समझ में आया, इस वाला ये वाला जो पॉइंट है सबको क्लियर हो गया, ये वाला जो पॉइंट था ये, ओके। नोट में यस सर क्लियर। थर्ड पॉइंट, ये जो है प्लस माइनस इंफिनिटी, बच्चे समझते हैं ये नंबर है, ये कोई नंबर नहीं है, साफ साफ लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, इज नॉट ए नंबर, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बस, ठीक है। अगर ये इंटरवल में कहीं पर भी आएगा तो इसके ऊपर क्या लेना है, ओपन ब्रैकेट लेना है, इसके ऊपर क्या लेना है, ओपन ब्रैकेट लेना है। जस्ट नोशन, एक चीज यहाँ पर इन्फिनिटी के बारे में ये मैं लिखवा भी चुका हूं, इंटरवल की फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं, इन इंटरवल इफ अकर्स, अगर ये प्रेजेंट होता है तो आपने will plus minus infinity will always be present with open bracket, with open bracket, ओपन ब्रैकेट के साथ होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपने कहा कि एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, जिससे मैं कह देता हूं इसको ए पॉइंट हो गया। तो बी पॉइंट, एक गलती ये करते हैं हम, लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 0, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0, तो हम कह देते हैं ये इन्फिनिटी नहीं, 1 डिवाइड बाई 0 का मतलब नॉट डिफाइन होता है, कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइन होता है, ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। 1 बाई 0 का मतलब क्या हुआ, 1 बाई 0 का मतलब हुआ अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं है, ओके। क्योंकि बच्चे बोलेंगे ऐसे कि सर ऐसे देखो 1 बाई इंफिनिटी, वो भी उसी तरीके को यूज करते हैं, वो कहते हैं 1 बाई इंफिनिटी का मतलब हो गया सर
कि 1 डिवाइड बाई 1/0 और ये 0 ऊपर चला गया, ये वैल्यू क्या आ गई 0 के इक्वल। नहीं, ये आपके पास में कोई बच्चा लिख रहा है 0, तो गलत है। 1/∞ का मतलब क्या हुआ? 1/∞ का मतलब हुआ अनडिफाइंड। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि ये इसकी वैल्यू 0 के आसपास इस टाइप की आएगी, कुछ आएगी, बहुत कम वैल्यू आएगी, ऐसे बोल सकते हो। नोट में 4th पॉइंट, एक ये जो कुछ कुछ सिंबल मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब जैसे 11th क्लास का पढ़ने लग गए हो तो 11th वाली चीजें फीलिंग भी आनी चाहिए आपको, है ना। तो अब आपने कहा कहीं कहीं पर कुछ कुछ सिंबल यूज होंगे, तो उनका मतलब आपके पास हो जाना चाहिए, याद पता होना चाहिए आपको। कोई किताब वगैरह देखो, कहीं पर देखो, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये वी करके और यहाँ पर ऐसे करके लिखा होगा, उल्टा ए टाइप से ऐसे या ऐसे करके लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। और अगर आपके पास ऐसे करके लिखा हुआ है उल्टा ई ऐसे, तो इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। और अगर ऐसे करके कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। प्रखर, अब तो हो गया होगा वो पीछे वाला पार्ट, तो क्लियर हो गया ना। तो बड़ी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। यस सर। क्षितिज वीडियो सो गए थे क्या भाई? क्षितिज पूरी रिजाई रिजाई लेकर बैठे हो। ओके, ये जो सिंबल बताएं इनका एक बार थोड़ा थोड़ा यूज भी कराते हैं आपको। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, वो आपके पास में है ऐसे कि x इक्वल टू 3 टाइप का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा x इक्वल टू 3 है, तो दिस इम्प्लाइज, ये देखो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 9 होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ऐसे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट के बारे में कमेंट करना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि x की वैल्यू 3 है, तो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 9 ही आएगी, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। ट्रू है, ट्रू है। ओके, एक स्टेटमेंट 2 है ऐसी, मैंने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 होगा। ये वाली स्टेटमेंट बोलते चलोगे मेरे साथ? सर फॉल्स। हाँ, ये जो होगा फॉल्स हो गया। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो x की जो वैल्यू होगी वो तो +-3 होगी। x की जो वैल्यू होगी वो +-3 होगी, यानी ये फॉल्स हो गया। आपने कहा स्टेटमेंट 3। सर वो पहली वाली स्टेटमेंट क्यों ट्रू है? क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर 9 होएगा तो एक्स की वैल्यू ऐसे -3 भी आ सकती है पहली में ही, देखो ये इसका मतलब आप तो वो समझे भी कि फॉल्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट को समझो ना, कि x की वैल्यू 3 है। इफ x इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज कि x की वैल्यू 3 है, तब इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ, तब जाके अगर x की वैल्यू, पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद की बात कर रहा है वो। इंप्लाइज का मतलब समझिए आप, ये जो सिंबल यूज किया इसको समझाना चाह रहा हूं मैं, इसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहा हूं। मैंने कहा x इक्वल टू 3, अगर मान लो x की वैल्यू 3 है, मान लिया आपने x की वैल्यू 3 है, या क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू 3 है, तो दिस इंप्लाइज, यानी कि ये इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 9 निकल कर आएगी। हाँ ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में बताया हुआ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 आएगी? नहीं, एक्स की वैल्यू +-3 आएगी।
इसलिए गलत हुआ ये, क्योंकि -3 भी आ सकती है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो दिस इंप्लाइज x डज नॉट इक्वल टू 3। तो ये तो पहले ही गलत, ये तो गलत हो गया कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। क्यों 3 नहीं हो सकती? 3 भी हो सकती है। ये भी गलत है स्टेटमेंट। अगर मैं कहता हूं ऐसे कि x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, दिस इंप्लाइज के ऊपर अगर आपने ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब डज नॉट इंप्लाइज, इसका मतलब होगा डज नॉट इंप्लाइज। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो डज नॉट इंप्लाइज x इक्वल टू 3। इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो इसका मतलब डज नॉट इंप्लाइज, ये नहीं कह रहा कि x की वैल्यू 3 ही होगी। फिर नहीं, x की वैल्यू -3 हो सकती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू है। स्टेटमेंट 5, मान लो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है साइन x की वैल्यू 1 है, दिस इंप्लाइज कोस x की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जहां पर साइन की वैल्यू 1 होगी वहां कोस की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ओके, ये आपने कि अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है कोस x की वैल्यू 0 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज अगर कोस की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। हाँ, ये भी स्टेटमेंट, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये भी ट्रू है। तो ये जो मैंने कट मारे हैं, ये सब चीजें की हैं, इसमें देखो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछे। क्लियर सभी को? ये वाली चीजें क्लियर हुई? ये इंप्लाइज था, इंप्लाइज का मतलब पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तब सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ओके, इसी में ही नोट में ही आपने कहा कि मान लो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, 4 की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल टू, ये स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो अगर ये है तब भी ठीक है। ये अगर मान लो ऐसे करके लिखा होता 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 4, ये भी ट्रू है। ये ट्रू क्या हुआ? पहले वाला स्टेटमेंट ट्रू क्या हुआ? क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। दोनों में से एक कंडीशन वर्क करनी चाहिए, और लगा हुआ है इनके बीच में। 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो और इक्वल टू लिखा हुआ है तो ओ आर, इंग्लिश वाला ओ आर, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होनी चाहिए था। हाँ, इक्वल है तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो गई। क्लियर मेरी बातें, यहां तक की बातें? नोट के अंदर जो हम 5th पॉइंट कर रहे थे मिसकंसेप्शन में, कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता है मोड एक्स, तो बच्चे कहते हैं मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो मोड एक्स जो लिखा है तो वो कहते हैं कि यहां से जो वैल्यू निकलेगी ना वो प्लस एक्स बाहर निकलेगी। प्लस एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा वो, कि एक्स अगर पॉजिटिव टाइप का नंबर है तब तो उसके सामने क्या लगाएगा, कि उसके सामने कोई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, देखो कि ये लिखा है मोड 5, ऐसे तो लिखना जानते हैं कि ये जो है ये वैल्यू कितनी होगी 5, यहां पर लिखा है -3 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 3। बट यहां पर लिखते हुए गलती कर देते हैं, ऐसे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू वो लिख देते हैं ऐसे +-x, ऐसे नहीं भैया, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है जो आपने लिख दिया +-x। मोड एक्स की वैल्यू देखो ना, यहाँ पर 5 था तो आपने माइनस क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब होता है पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या हो गया, वो तो एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स आ जाएगी, यानी कि सीधा का सीधा बाहर निकल आएगा। जैसे 5 था तो 5 का 5 बाहर आ गया। कब होगा ऐसा? जब एक्स पॉजिटिव टाइप का नंबर हो। जब क्या हो? इफ एक्स वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का एक्स आएगी। कब? अगर आपके पास जो एक्स है वो नेगेटिव टाइप का नंबर हो जाए। नेगेटिव टाइप का होगा तो उसके सामने एक नेगेटिव साइन और लगाएगा। इसका मतलब ये चीज हुआ है, ये जो है लिखा हुआ है ये क्लियर होना चाहिए। मोड के बारे में एक छोटा सा और थिंग्स, जैसे कि आपने कहा कि कहीं पर
ये लिखा हुआ है, अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया ऐसे सर करके ये मोड ऑफ दूसरी एक्स। स्टेटमेंट बताना। बच्चे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे 5 का मोड लिया आपने तो क्या आएगा, 5 आएगा। -3 का मोड लिया आपने तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू बनाना हो। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया मोड ऑफ एक्स की वैल्यू +-x, ऐसे लिख दिया, मोड ऑफ एक्स हटाने का मतलब उसने लिख दिया +-x, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब होता है पॉजिटिव बनाना। तो अगर कोई नंबर पहले ही पॉजिटिव है तब तो सीधा का सीधा रिटर्न कर देगा बाहर। अगर कोई नेगेटिव होगा तो उसके सामने माइनस का साइन लगाएगा, उसे पॉजिटिव बनाएगा। तो एक्स सर की ये यहाँ पे हमने मोड एक्स को -x क्यों लिखा है? -x इसलिए लिखा, देखो साथ में ये भी लिखा है इफ x की जो वैल्यू है वो <0 है, यानी अगर x नेगेटिव टाइप का नंबर होगा, देखो ये -3 था ना, तो इसने क्या बनाया, इसको 3 बनाया। कैसे बनाया, इसके सामने एक माइनस और लगाया तब जाके 3 बनाया। इसका प्रोसेस क्या है, इसको 3 बनाने का प्रोसेस क्या था, इसने ऐसे किया कि एक साइन लगाया, पहले जो नंबर लिखा हो तो उसके सामने एक माइनस और लगा के इसे पॉजिटिव बना दिया, ऐसे करके तब जाके ये बनाया, तब ये स्टेप हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। सर ये दोबारा बताना मोड का से ये √x इक्वल टू -x वाला जो लिख रखा आपने, इफ x <0 जो है। √x कहाँ लिख दिया? √x नहीं सर, mod x। हाँ, और फिर मोड एक्स, इक्वल देखो टू मोड एक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, मोड का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। और अगर मान लो पहले से ही पॉजिटिव है तो भाई ऐसे कैसे रिटर्न कर देगा, सेम टू सेम बाहर भेज देगा, ऐसे कैसे ही। तो जैसे 5 था, 5 गया अंदर तो 5 का क्या आ गया, 5 का 5 ही आ गया बाहर, कुछ नहीं हुआ 5 का। -3 गया तो -3 गया तो नेगेटिव था, तो उसने एक नेगेटिव साइन और लगा दिया उसके साथ, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। फिर उसके बाद वो क्या रिटर्न बाहर क्या निकल कर आया, 3 बनकर निकल कर आया। तो सर ये कह रहा ये है, जो आपने राइट साइड में लिखा हुआ है हाँ उसी पर लेके जा रहा हूँ, -x। उसी पर लेके जा रहा हूँ। तो यस मैंने कहा मोड ऑफ एक्स जो है ना, उसकी वैल्यू एक्स के इक्वल आ जाएगी। एक्स क्या है, एक्स जैसा अगर मान लो एक्स पॉजिटिव टाइप का नंबर है ना तो सीधा का सीधा बाहर निकल आएगा। तो कहा आपने मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी कब, जब एक्स जो है, इफ एक्स क्या हो, >= 0, यानी कि एक्स अगर पॉजिटिव टाइप का नंबर हो या 0 हो तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा, सेम टू सेम एक्स बाहर निकल आएगा, जैसा एक्स था वैसा ही निकल आएगा। बट अगर एक्स नेगेटिव टाइप का नंबर हो गया तो उस वाले केस में क्या करेगा, एक नेगेटिव साइन और लगा देगा उस एक्स के सामने, उसे पॉजिटिव बना देगा। क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो देखो अब ये जो नंबर बनाना है ये एक पॉजिटिव नंबर बन गया है, क्योंकि नेगेटिव और एक नेगेटिव साइन और लगाया, ये पॉजिटिव बन चुका है। ओके सर। क्लियर? ओके, एक चीज और भी यस ध्यान सर। रखनी है यहाँ पर कि मान लो अगर कहीं पर ये लिख दिया मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, दिस इंप्लाइज कि जो एक्स की वैल्यू निकलेगी यहां से, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, देखो अगर एक्स, अगर किसी नंबर का आप मोड ले रहे हो वो 5 आ रहा है सर तो इसका मतलब वो नंबर +-5 क्या हो गया, होगी। +5 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है, दोनों हो -5 सकते हैं। +-5। इस वाले केस में ऐसे लिखा जाएगा +-5, एक्स की जो वैल्यू है वो +-5 लिखी जाएगी। दोनों चीजों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया वो आपको। आपने लिखा इफ मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +-5। ओके, सर एक जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन को भी जब मोड में लिखते हैं तो उस केस में क्या करना होता है? लीनियर इक्वेशन को जब आप मोड में लिखते हो उसका ग्राफ बनाने होता है, वो आपके पास में ऐसे बन जाएगा, ऐसे पर ग्राफ बन जाएगा। जैसे मान लो x-1 का ग्राफ था तो x-1 को आपने मोड में लिख दिया ऐसे, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास 1 के ऊपर ऐसे। कराएंगे वो भी बाद में कराएंगे। ठीक है ओके, यहाँ तक की बात सर आपने पिछली क्लास के नोट्स ग्रुप पे भेजे हुए हैं? हाँ भेजे हुए थे, आज इसको पूरे को ही भेज दूंगा, ओके इसको सर। पूरे को ही भेज दूंगा। उसी में एडिट कर रहा हूँ मैं, उसी में एडिट करता जा रहा हूँ। ओके, ये नोट 6 जो है, मान लो कोई भी नंबर लिखा हो ऐसे और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और यहां पर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग। तो ये जो एनीथिंग है ना, एनीथिंग, ये एनीथिंग क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जो एनीथिंग लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, जैसे मैं कहूं कि कोई भी नंबर लिखा है ऐसे, ए लिखा हुआ है मान लो, तो ये जो है ए, यहां पर क्या होना चाहिए, ए की जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
दूसरा, यहां से इसकी जो वैल्यू बाहर निकलेगी, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव टाइप की वैल्यू होगी। अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकलेगी। फिर कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे, सर ये देखो ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 किया आपने, तो इसका मतलब तो यहां से तो एक्स की वैल्यू आपने कहा +-3 होगी, +-3 का मतलब आपने एक्स को दूसरी तरफ लेके गए तो ये अंडर रूट 9, फिर ये +-3 क्यों कह रहे हो आप? हाँ बच्चे, ये जो आप इसमें आप गलती कर रहे हो, इसमें क्या गलती कर रहे हो कि इसके पीछे क्या स्टेप होता है, +-3 आने का स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब वो आपके पास में कि जो एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स अगर पॉजिटिव टाइप का नंबर हो तब भी चलेगा, अगर एक्स नेगेटिव टाइप का नंबर हो तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू पहले तो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए +- का साइन आया, फिर इस पावर को हटाने के लिए दूसरी तरफ लेके गए, पावर को दूसरी तरफ लेके जाने का मतलब 9 का अंडर रूट हो गया ऐसे, तो तब जाके इसकी वैल्यू जो निकल कर आई है वो +-3 निकल कर आई है। तो ए की जो वैल्यू होगी, अंडर रूट के अंदर अगर लिखा हुआ है ए, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले तो जो ए है वो क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू वो होनी चाहिए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और दूसरा, अंडर रूट ऑफ ए, उसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो है अंडर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है, इज डिफाइन इफ अंडर रूट ऑफ ए इज डिफाइन, अगर ये डिफाइन है तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एंड दूसरा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो भी क्या निकलेगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके अंदर जो पुट कर रहे हो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, और उससे वैल्यू जो बाहर निकलेगी वो भी क्या होना चाहिए, आपके पास में वो भी जो वैल्यू निकलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब ऐसे हुआ कि जो कंफ्यूजन होती है, कोई बच्चा ऐसे लिख दे कि ये +-3 है, नहीं गलत हो गया, तो इसका मतलब अंडर रूट 9 की वैल्यू फिर 3 है, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो कोई बच्चा अगर ऐसे ही करते, देखो एक हम ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, इसका मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो इससे मैं क्या करता हूँ, ऐसे कट कर देता हूँ, इससे मैं क्या करता हूँ ऐसे कट करके, और ये मैंने पावर से इसको कट किया और इसकी वैल्यू लिख दिया ऐसे, ये 2 था, ये कट कर दिया मैंने और ये x लिख दिया, तो ये मैं गलत कर दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दी। क्या गलती कर दी मैंने, सही तरीका क्या है कि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव टाइप की वैल्यू बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो मोड ऑफ एक्स आएगी, ना कि एक्स आएगी, एक्स नहीं आएगी, मोड ऑफ एक्स आएगी। एक्स नहीं आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स आएगी, ये चीज का ध्यान रखा आपने। ओके, तो यहां से क्या समझा मैं, यहां से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर यहां पर लिखा है ए और यहां पर जो लिखा हुआ है 2m टाइप से नंबर लिखा हुआ है, यानी कि रूट जो लिखे हुए हैं वो इवन टाइप के रूट लिखे हुए हैं, जैसे आपने स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, फोर्थ रूट, 6th रूट, 8th रूट, 10th रूट, इस टाइप के नंबर लिखे हुए हैं, तो उस वाले केस में यहां से जो भी कोई बाहर निकलेगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इफ डिफाइंड, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 टाइप की वैल्यू आएगी, और ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते इसमें। दूसरा, अगर मान लो यहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि x की पावर, यहां पर लिख दिया मैंने 2m, तो इसका मतलब x की पावर 2m हो गया, और यहां पर लिख दिया मैंने 2m, तो इसका मतलब वो x की पावर 1/2m हो गया, तो 2m से, सर हम तो क्या करते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई तो 2m से 2m कट हो गया, नहीं, इसकी जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो आएगी मोड ऑफ एक्स आएगी, मोड ऑफ एक्स वैल्यू बाहर निकलेगी, इसमें इससे वैल्यू बाहर जो निकलती है वो पॉजिटिव टाइप की वैल्यू भी बाहर निकलेगी। क्लियर मेरी बात है? जैसे इसका मतलब हुआ ये वाला जो है, सर ये ऊपर वाली स्टेटमेंट बताना, ये √2m। हाँ, √2m का मतलब हो गया, जैसे आपके पास में ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि ए कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो आपके पास में ए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया आपने 10 और यहाँ पर लिख दिया आपने 4th रूट, 10 का 4th रूट लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप की ही वैल्यू आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी।
सर ये फिर इफ डिफाइंड क्यों लिखा है? इफ डिफाइन का मतलब मान लो अगर अंदर जो है ये ए जो लिखा हुआ है ये डिफाइन ना हो तो अंदर जो वैल्यू लिखा है ना ए जो है ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव टाइप की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वैल्यू आप पुट कर सकते हो इसमें। ओके सर। ओके, आपने कहा कि मान लो ऐसे लिख दिया कि एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पर लिख दिया 4 और यहां पर लिख दिया x की पावर 4, तो इसका मतलब होगा मोड से क्या वैल्यू बाहर निकलेगी, मोड ऑफ इससे क्या वैल्यू, आप ऐसे 4 से 4 को कट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड x आएगी, पॉजिटिव टाइप की वैल्यू आएगी। ऐसे ही मान लो यहां पर लिख दिया आपने 10 और ये लिखा हुआ है x की पावर 10, तो ये क्या निकलेगा, मोड ऑफ x निकलेगा वैल्यू बाहर। क्लियर हो रहा होगा, ये बात क्लियर होगी। बट यहां पर अगर मान लो ऐसे होता, सिंपली ऐसे होता कि यहां पर लिखा होता 7 और यहां पर लिखा है x की पावर 7, तो इस वाले केस में केवल x वैल्यू बाहर निकलेगी, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये ओड टाइप का नहीं है, ये नहीं इवन टाइप का नहीं है, ये ओड टाइप का है। इवन टाइप के लिए होता है क्योंकि ओड वाले में तो आप क्या कर सकते हो भाई, नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो ना, ओड में तो नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मैं मान लो कि मैंने ये लिख दिया कि माइनस का 27 और ये 3, तो माइनस का 27 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो -3 पूरे की पावर 3, ठीक है। और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 3, तो ये 3 से 3 कट हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। ये चलेगा, ये चलेगा। अगर मान लो कि किसी ने लिखा, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 16 का मतलब हुआ ये 4 और यहां पर लिख दिया 16 का मतलब -2 की पावर 4 करके लिख दिया किसी ने, सर ऐसे लिख दिया मैंने। और जादू देखो, एक तो आपने ऐसे लिखा सर 16 है ना, ऐसे है, एक मिनट क्या हुआ, कोई कहते हैं सर ये है ऐसे लिखा हुआ 16 और ये लिखा हुआ है 16 √16, ऐसे करके दिखाते हैं बच्चे, सर √16 इक्वल टू √16। और फिर सर इसको ये लिखा हुआ है ऐसे 4 रूट, इसको मैंने लिखा ये 2 की पावर में 4 और ये 4, तो ये 4 से 4 कट हुआ, इसकी वैल्यू आ गई 2। मैंने कहा हाँ ठीक है। और सर देखो यहां से आया आपके पास में कि मैंने लिख दिया -2 की पावर 4, वो भी तो क्या होता है 16, और सर ये 4 से 4 कट, ये -2 हो गया। तो मैं कहूंगा नहीं, -2 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये वाला स्टेप गलत हो गया। यहाँ पर अगर आपको लिखना था तो क्या लिखना था, ऐसे लिखना था कि -2 का मोड लिखना था, -2 का मोड, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आती, 2 ही निकल कर आती। क्लियर, बोलोगे मेरी बात क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट Yes, sir. पॉइंट, नोट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं। सर 7th। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर ये जो नेगेटिव वैल्यू को मोड के अंदर डाल के पॉजिटिव बनाना था, इसका कोई प्रूफ है, कोई थ्योरम है, या फिर जस्ट ऐसे कर देते हैं ताकि ये रॉन्ग प्रूफ ना हो जाए? कौन सा? कि वैसे ये था तो सही, क्योंकि -2⁴ 4 से अंडर रूट में जाएगा तो -2 ही आएगा, तो मोड यहाँ पर क्यों लगाया? कोई थ्योरम है इस बेस पे? यही तो बताया आपको, यही तो रूल बताया आपको। तो बस ये रूल है? हाँ ये रूल है, इसका रूल का कुछ कुछ प्रूफ जो है वो हम आपको बताएंगे, जब थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तब आपको बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे इन चीजों को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्लेन करेंगे कुछ कुछ, ठीक है। ओके सर। तो यहां तक एक पॉइंट, चलो एक पॉइंट ये भी लिखवा देता हूं फिर तुम्हें, कि अगर मान लो कहीं पर ये लिखा है √a इनटू में √b, तो इसको हम ऐसे नहीं करते हैं छोटी क्लासेज में, अभी ऊपर हमने देखा था उसमें हमने ऐसे कर लिया था, ऐसे नहीं करते हैं कि अगर ये मान लो पावर दोनों की पावर सेम है, पावर 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो अंडर रूट के केस में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अंडर रूट के केस में आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो
अंडर रूट ऑफ ए बी, ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो आपने कहा इसको ऐसे लिखवाता हूं मैं अलग तरीके से, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी इज वैलिड ओनली व्हेन at least one out of two is परफेक्ट स्क्वायर। नॉन नेगेटिव। कम से कम एक नंबर जो है ऐसा होना चाहिए जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तब आप उन्हें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। इज वैलिड ओनली व्हेन एटलीस्ट वन आउट ऑफ टू, आउट ऑफ टू का मतलब आउट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। जैसे मान लो कहीं सर पर, डाउट है हाँ बच्चे बोलोगी। सर, अगर ए और बी अगर नेगेटिव होंगे तो वो रूट में तो लिख ही नहीं सकते ना उसको, हाँ तो नॉन नेगेटिव है इसका मतलब तो हमेशा ही वो होगा एप्लीकेबल। ओके चलो, तो अभी जो है अभी के लिए ये पॉइंट उठाना सही नहीं है, ठीक है, हटा देते हैं इसे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाओगे, अभी आप सीधे इसको हटा देते हैं। देखिए अभी के लिए हम आपको बिल्कुल छोटी बातें बता रहे हैं, मैं सीधा बड़ी बातों पे ले जा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ तक की बातें तो सभी को क्लियर हो गई होगी। सर लेकिन हम पहले से तो अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ कर देते हैं, पहले पॉजिटिव के लिए कर देते हैं, अभी के लिए आपने कहा ऐसे कर देते हैं। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए चल रहे हो ना, अभी तक तो आपने पॉजिटिव के लिए सीखा है, तो पॉजिटिव के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव सर हो नहीं लेकिन फिर सकता। यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव के लिए अभी नहीं सोचा, नेगेटिव के लिए सोचने लगोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाओगे। अभी तो हमने पहले तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम बाद जाएंगे, अभी नहीं जा रहे सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो सीखेंगे बाद में। अभी तो आपने सीखा हुआ है कि नेगेटिव के लिए हम डिफाइन ही नहीं करते हैं, रियल नंबर के बारे में बातें कर रहे हैं, अभी हम सारी बातें रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपको पूरा बेस बनाया जाएगा, तब कॉम्प्लेक्स नंबर में घुसाया जाएगा, ऐसे नहीं सीधा। ओके, नेक्स्ट नोट में जो है आपने कहा नोट के अंदर कि ए वो क्या है, ग्रेटर देन बी, ऐसे लिखा हुआ है। इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ए जो है वो ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब होगा इफ ए ग्रेटर देन बी, देन अगर ए ग्रेटर देन बी है तो कोई सेम नंबर आप दोनों तरफ ऐड करते हो तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कोई सेम नंबर ऐसे ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वलिटी सेम रहनी चाहिए, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। ऐसे ही अगर आपने इसको किसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर वो नंबर पॉजिटिव टाइप का नंबर हुआ तब तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो उस वाले केस में जो इनइक्वलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। के ए की वैल्यू लेस देन है के बी से, तो उस वाले केस में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कहीं पर लिखा है 5 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, इसको मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 into 2, ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी 2 into 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है। 5 into 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये भी क्या होगा 2 into 1/2, उससे ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। बट अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपने क्या किया, 5 into में -1 कर दिया और यहाँ पर 2 into में -1 कर दिया, तो देखो नेगेटिव साइन लगने से मैग्नीट्यूड वाइज जो नंबर ग्रेटर होता है
वो नेगेटिव साइन लगने के बाद उतना ही छोटा हो जाता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ग्रेटर रहेगा बट वो नंबर स्मॉलर हो जाएगा। तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई, यहाँ पर देखो उल्टा हो गया, -2 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, -5 से। तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, बट अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वलिटी जो होगी बच्चों चेंज हो जाएगी। क्लियर? मेरी बात बताओगे क्लियर हुई या नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। प्रखर अब तो ज्यादा बेसिक नहीं लग रहा है? नो सर। नहीं? नैन्सी कहाँ चले गई? मनन? नैन्सी, आयुष? सर वो वीडियो अपने आप ऑफ हो रही थी नेटवर्क की वजह से। अच्छा ठीक है भाई। अब मैं कहता हूं दूसरी, देखो दूसरी कंडीशन देखो, मैं कहता हूं कि अगर ऐसा हो कि ए और बी दोनों के दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव टाइप के नंबर है, पॉजिटिव टाइप के नंबर है, और ए कोमा बी ग्रेटर देन 0 ये है, एंड ए जो है, ए जो है वो ग्रेटर देन बी बताया हुआ है। दिस इंप्लाइज, अगर मान लो ए ग्रेटर देन बी होगा तो इसका मतलब होगा कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, इन नंबर का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर से ऐसी। ए स्क्वायर की अगर आपने ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास में क्या रहेगा, इनइक्वलिटी सेम रहेगी अगर पॉजिटिव टाइप के नंबर है तब, अगर पॉजिटिव टाइप के नंबर है तब। क्लियर? अगर पॉजिटिव टाइप के नंबर है तो अगर आप उनका स्क्वायर कर देते हो तब भी इनइक्वलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट नेगेटिव टाइप के लिए नहीं है। ओके, थर्ड सी पॉइंट, जैसे ऐसे था कि मान लो ये लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर आपने कहा 5 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, 3 के स्क्वायर से ग्रेटर ही होगा। ओके, अगर मान लो ऐसे होता कि माइनस, ऐसे लिखा हुआ है माइनस का 5 और यहाँ पर लिखा है माइनस का 3, इसमें -3 ग्रेटर है, अगर आपने स्क्वेयरिंग की तो आपके पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कि अगर आपने स्क्वेयरिंग कर दी 25 और ये क्या हो गया 9, तो स्क्वेयरिंग करने से इनइक्वलिटी चेंज हो गई, ऐसे हो गया। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर तो उस वाले केस में देखना पड़ेगा कि कौन वैल्यू ज्यादा आ रही है ज्यादा नहीं आ रही है। ओके, सी पॉइंट इसी में, इनइक्वलिटीज में देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है? जैसे मान लो कि ये है इनइक्वलिटीज we cannot multiply a number sign of which is not known। जिसका साइन हमें पता नहीं है उसके साथ साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने कहा जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, तो इसका कतई मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने x-2 से a को मल्टीप्लाई कर दिया और x-2 से b को मल्टीप्लाई कर दिया और आपने बोल दिया कि ये ग्रेटर देन। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आपको कुछ से समझ में आ गया होगा, क्योंकि x-2 की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ पाए ना मेरी बात को, क्योंकि x का वैल्यू नहीं पता ना आपको, x कैसा नंबर है। बट हाँ, अगर आपने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते थे कि अगर एक कोई नंबर लिखा हुआ है x² + 2, तो ये तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव टाइप का नंबर रहने वाला है, क्योंकि x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइप की रहने वाली है, वो तो पॉजिटिव हो गई। तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तब चलेगा, हाँ तब ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मुझे पता चल गया क्योंकि x² + 2 क्या है, पॉजिटिव टाइप का नंबर है,
तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी। क्लियर मेरी बातें बच्चे? बोलोगे क्या क्या बोला, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहला पॉइंट बोला मैंने इनइक्वलिटीज में कि अगर मान लो ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी लिखी हुई है, तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी सेम रहती है, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ओके, फिर आपने कहा अगर मान लो दोनों पॉजिटिव टाइप के नंबर है तो उनका स्क्वायर करोगी तो इनइक्वलिटी सेम ही रहेगी। नेगेटिव टाइप के नंबर होंगे दोनों, तब क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में तो मैग्नीट्यूड, जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव होगा मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ेगा उस पर। तो ओके, थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने कि अगर मान लो ये बताया हुआ है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, तो ऐसा नहीं है हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या किसी भी चीज से, किसी अननोन से मल्टीप्लाई कर दे। अननोन का मतलब जैसे x-2, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है x-2 की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। जब तक पता नहीं होता तब तक आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, बोलोगे ये वाली बात क्लियर हुई सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कि जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है ना वो वैलिड नहीं होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो वैलिड नहीं होती है इनइक्वलिटीज में। तो आपने लिखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, कब तक नहीं कर सकते ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब तक साइन का नहीं पता हो, इफ साइन इज अननोन। अगर साइन का, वही बात बोल रहे हैं बार बार, उसी चीज को बोल रहे हैं कि भाई साइन का पता नहीं रहेगा तो आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है a बाई बी, यहां पर लिखा हुआ है c बाई डी, तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते कि ये डज नॉट इंप्लाइज है कि आपने क्या किया, b को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया, a की वैल्यू ग्रेटर देन बी सी डिवाइड बाई डी कर दिया। भाई ऐसा करने का मतलब हुआ कि आपको b का पता है, b पॉजिटिव है, तब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से b हटा रहा हूं, नीचे से b हटाने का मतलब मैंने दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया b से, तब जाके ये बना है। इसके पीछे क्या ऑपरेशन चला, इसके पीछे ये ऑपरेशन गया कि आपने लिखा था a बाई बी और आपने b से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर c बाई डी लिखा हुआ था, यहाँ पर भी b से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके ये बना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ है, ये वाला स्टेप हुआ है। बट ये वाला स्टेप होने के लिए मुझे b का पता तो होना चाहिए, मुझे b का पता तो होना चाहिए। b तो पता ही नहीं b कैसा है। अगर b भाई पॉजिटिव होगा तभी तो कर सकते थे, अगर नेगेटिव होता तो इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ती मुझे। क्लियर मेरी बातें? यस सर। ओके, ई पॉइंट, मान लो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि a की जो वैल्यू है वो ऐसे लिखी हुई है बी सी डिवाइड बाई, यहां पर भी नीचे b लिखा हुआ है, तो अब इसमें मैं b से b को कट कर सकता हूं, b से b को ऐसे इजीली कट कर सकता हूं। बस क्या ध्यान रखना है कि यहां पर b की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। मान लो कहीं पर ये लिखा होता है इफ a ग्रेटर देन बी सी डिवाइड बाई बी लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन c आएगी, इसका मतलब। चाहे ए कैसा, बी कैसा भी हो, बी नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहले वो इनइक्वलिटी अपने आप ही एडजस्ट होकर आएगी। ओके, अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो यहां पर मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ए से ए को कट कर दो, दोनों तरफ ए से ए को कट कर दिया। ए से ए को कट करने का मतलब आपने ए से दोनों तरफ डिवाइड किया है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ए से ए को कट किया और बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी लिख दी, ऐसे नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप में ना, दोनों एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में ऐसे है। तो इसके पीछे हुआ क्या होगा, ऐसे था, मान लो ये ए बी ग्रेटर देन ए सी था, तो आपने ये ए से ए को कट करने का मतलब यहां पर भी आपने ए से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी आपने ए से डिवाइड कर दिया। यहां से इस वाले स्टेप पर गए, तो ये ए से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे ए का पता होना चाहिए ना भाई, ए कैसा है कैसा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना मैं कि ऐसे कर सकता हूं। क्लियर हुई मेरी बातें? हाँ, मुझे पता हो जाता कि अगर ए पॉजिटिव टाइप का नंबर है तब तो मैं कर देता, अगर मुझे पता चल जाता ए नेगेटिव टाइप का नंबर है तब भी कर देता मैं। सर ये फिफ्थ पॉइंट बताना क्या था, ये दोबारा? क्या कह रहे हो बच्चे? फिफ्थ पॉइंट है आपके पास में कि अगर ए की जो वैल्यू है वो बी सी डिवाइड बाई बी लिखी हुई है, ऐसे मान लो पहले ऐसे करके ऐसे ही लिख दिया कि ये वैल्यू दी हुई थी आपसे,
ओके, टाइम बच्चों आपका हो गया है। चलो यहाँ तक एक बार यहाँ तक आप नोट कर लो, इसी में आगे कंटिन्यू कर लेंगे, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। और टाइम लग जाएगा फिर, इसमें 2-3 पॉइंट और रह गए, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसी को यानी कि इनइक्वलिटी को रिवाइज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो दोबारा से इनइक्वलिटी से रिवाइज करते हुए चलेंगे यहाँ से। क्लियर? तो यहाँ तक की बातें सभी नोट कर लोगे। आई होप सो यहाँ तक की बातें तो सभी को समझ में आ गई होगी। बता दोगे मुझे एक बार कि सबको समझ में आया या नहीं आया? ओके बच्चों, ये आपने रिवाइज करके आना है और ये एक नोटबुक में लिख भी लेना है, एक नोटबुक में लिख भी लेना आपने। ओके, आज की क्लास को यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। टाटा बाय बाय।